हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2021 का है। इस पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 2021 में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो जो रिपीट होते रहते हैं, अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हो तो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके ही जाना है। मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको आसानी से वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2022 का सॉल्व हो चुका है, वीडियो अपलोड भी हो चुका है, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा पहले जूम कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। देखो, दर्शन का जैसे हमारा जो भारतीय दर्शन है वो 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जिनको सामूहिक रूप से षड दर्शन का नाम दिया गया है। तो षड दर्शन में 6 प्रकार के आपके दर्शन हैं। तो एवरी ईयर दर्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी सांख्य दर्शन के बारे में, तो कभी वैशेषिक के बारे में, तो कभी वेदांत के बारे में। 2022 में वेदांत के बारे में पूछा है। देखो, 2021 में सांख्य दर्शन के बारे में पूछ लिया है। तो आप लोग दर्शन को भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, और जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा, मैं जो रिपीटेड टॉपिक लगेगा मैं उसको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना। अभी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2022 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे कौन 2021 में मैच हो रहे हैं, ये भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है कात्यायन, सी ऑप्शन है कपिल मुनि, और डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। तो देखो, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि, यानी कि जो सांख्य दर्शन है वो किसने दिया? तो कपिल मुनि ने दिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गुजरात का लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये सबको पता है कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। क्या है? गरबा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन 100 है, तो इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन जो भी आंसर सही है मैं डायरेक्ट उसी को मार्क करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो देखो, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के क्या हैं? तो लेखक हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है। देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका 21 में तो पूछा ही है, 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है। देखो, जिन्होंने 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है वो उनको इसका आंसर पता होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। अब अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो पहला इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और 4 है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ।
हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है कि पतंजलि का संबंध किस रचना से है। पतंजलि का संबंध किस रचना से है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें महाभाष्य, दूसरा ऑप्शन है अष्टाध्यायी, सी ऑप्शन है चरक संहिता और डी ऑप्शन है दिव्यावदान। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि की क्या है, रचना है। इसी से पतंजलि क्या करते हैं, तो संबंध रखते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, ये हमारा छूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये सबको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें दे रहा है केशव चंद्र सेन। बी ऑप्शन दे रहा है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन दे रहा है दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन दे रहा है राजा राम मोहन राय। तो सबको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के स्थापक थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी देखो, लोक नृत्य से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं लोक नृत्य को भी एक टॉपिक बनाऊंगी। ठीक है, मतलब उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें इसको मैं ऐड करूंगी। तो अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। लोक नृत्य को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर स्टेट का लोक नृत्य पूछता है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य है तो तमिलनाडु का, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कर्नाटक का, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ का, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था, तो वो है 1192 ईस्वी में। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध कह सकते हो, संग्राम कह सकते हो, लड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था। सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व क्या लड़ा गया था, तो सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम लड़ा गया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, यही पूछ रहा है। तो ये आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध। ये 1757 में लड़ा गया था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोरखपुर के चौरा चौरी की घटना कब हुई थी। गोरखपुर के चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, तो वो है 12 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी का कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को।
पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि पूछ दे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी अगले इस बार। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वन महोत्सव। भारत में वन संरक्षण से संबंधित आपका वन महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है? इसमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है? तो ये भी सबको पता होगा कि गिद्ध। गिद्ध क्या है? तो पर्यावरण हितैषी जीव कहा जाता है। पर्यावरण हितैषी आपका पक्षी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी सड़े गले मांस होते हैं उसको खा के वहाँ के वातावरण को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। कीड़े मकोड़ों को खा के भी वहाँ के वातावरण को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। तो इसलिए ये क्या होता है? तो पर्यावरण का हितैषी होता है, यानी कि ये पर्यावरण को साफ करने का कार्य करता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, मानव निर्मित या, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको, मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मरुस्थलीकरण कहलाती है। मरुस्थलीकरण कहलाती है। मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मरुस्थलीकरण कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है? किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है 20 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है बढ़ता प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है सिमटते जंगल, और डी ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण आपका प्रदूषण है। ठीक है, प्रदूषण भी हो सकता है, बढ़ती जनसंख्या भी है। तो इसमें आपका जो मेन है वो प्रदूषण कह सकते हो। ठीक है, और जनसंख्या भी आपका मुख्य रूप से माना जाता है। तो आप इसमें से सी ऑप्शन को ही करेक्ट करो। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण है। ठीक है, क्योंकि प्रजाति जनसंख्या बढ़ती है तो प्रदूषण भी बढ़ता है, इसमें सब समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका बैल, दूसरा ऑप्शन है केंचुआ, सी ऑप्शन है घोंघा, और डी ऑप्शन है कन खजूरा। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सबको पता है कि भूमि का आंत आपका केंचुए को कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भवन जहाँ प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है वो कौन है? तो आपका भारत का पहला भवन जहाँ प्राकृतिक ऊर्जा
का ही प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पर्यावरण भवन, यहाँ पे प्राकृतिक ऊर्जा का ही, आर्टिफिशियल ऊर्जा का प्रयोग न करके प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत परियोजना के विरोध में, जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया। कह रहा है कि जल विद्युत परियोजना के विरोध में, जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, केरल में। केरल में शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था, जल विद्युत परियोजना के विरोध में चलाया गया था। किसके विरोध में चलाया गया था, तो जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था, केरल में चलाया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 24 पे। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण, दूसरा ऑप्शन है बांध निर्माण, सी ऑप्शन है कंपोस्ट बनाना, और डी ऑप्शन है जल संचयन करना। तो देखो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका वृक्षारोपण है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, देखो ग्लोबल वार्मिंग से आपका 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग से आपका इसमें 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपके भी जो आपका पेपर 1 है उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग दे सकता है, और पेपर 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आपका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें वृक्षारोपण सही है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 24, अब 25 पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ऐतिहासिक इमारतों को क्या नुकसान पहुंचाती है। तो पहला ऑप्शन आपका है तेज हवा, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, सी ऑप्शन है अत्यधिक पर्यटकों का आवागमन, और डी ऑप्शन है धूप। तो देखो तेज हवा तो ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाएगी नहीं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है। तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य प्राकृतिक कारण है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। अब अगला क्वेश्चन है 27। इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो वायु प्रदूषण के लिए सबसे मुख्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से जो वायु को प्रदूषित करने का कार्य करता है वो कौन सा गैस कार्य करता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 28 पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है। कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है, तो वो है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स एनजीओ जो है वो क्या करती है, तो भारत की जो पर्यावरण की रिपोर्ट होती है वो जारी करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। मोबाइल से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है कापर। क्या होता है, कापर होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चन नंबर पे आता है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है।
निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, देखो ये क्वेश्चन आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन 2022 में भी आया था, इस बार भी पूछा है। तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपका 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा, हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक का। पर्यावरण को अगर बचाना है तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की किस तीव्रता को किस लहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जाता है। कह रहा है कि ध्वनि को 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जाता है। तो जैसे सीधी सी बात है, कह रहा है कि ध्वनि का वह कौन सा ऐसा स्तर है, यानी कि कौन सा लेवल है जिस पे शहर के लिए उस स्तर को सुरक्षित माना जाता है, यानी कि उस तीव्रता को, आवाज़ के साउंड के उस तीव्रता को, वो साउंड का तीव्रता कितना रहना चाहिए ताकि वो शहरों के लिए क्या हो, सुरक्षित हो। तो इसमें आपका है 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल आपका क्या होता है, तो सुरक्षित होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को अच्छे से आप लोग पढ़ के जाओगे। ये आपका 2/3 में, 3/4 में भी मिल जाएगा आपको आसानी से, अच्छे शब्दों में, आपके इजी शब्दों में कह सकते हैं, मिल जाएंगे। आप उसको पढ़ के जाना, क्योंकि आपका 2022 में भी प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा है। देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। देखो पेपर सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है 33 का पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है सूरज की रोशनी, और डी ऑप्शन है पानी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पानी के द्वारा क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा, H2O के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने अनुपात में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए। तो इसमें आपका 34 का जो क्वेश्चन आंसर है वो सी ऑप्शन के इसमें करेक्ट हो जाएगा। 33.3% क्या होना चाहिए, तो वनों का क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है बायो गैस, दूसरा ऑप्शन है जलीय ऊर्जा, और सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, और डी ऑप्शन है कोयला। तो इस 35 का जो क्वेश्चन है वो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत तौर पे देखें तो कोयला क्या है, ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो ग्रीन हाउस गैस से आपका क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख के जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें आपका 36 का आपका
जो आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 36 का। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, ऊर्जा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है, तो वो है समताप मंडल। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो ओजोन मंडल होता है वो कहाँ होता है, तो समताप मंडल में होता है। अब 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से किसका दायित्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से किसका दायित्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र। देखो पारिस्थितिकी तंत्र से, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, तो इसको भी पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से, इकोसिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है, तो पहला इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पारा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, 41 पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छिद्र है। ठीक है, वनाच्छिद्र है। तो इसमें आपका 41 का जो क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएगा डी, मिजोरम। क्या है, तो सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर कह रहा है डीडीटी कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है। डीडीटी कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपका 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डीडीटी कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है, तो वायु, जल, मिट्टी, तो इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहे हैं कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा ऑप्शन है केवल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। ठीक है, या अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बता नहीं सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो दोनों को आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छे से करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग यहाँ तक भी आए थे, मुझे भी एक फीडबैक मिलेगा इससे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताओगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
44 नंबर पे आते हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये सबको पता है। जब मैंने ये एनडीए में जब पढ़ाया था, या ये आपका पर्यावरण से भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसे पता होगा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि एनडीएमए के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? भारत के 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है, क्या तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो आपका 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन आपका नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है, लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है कुटीर उद्योग। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब 46 पे देखो, 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1948 में। ठीक है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 47। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी कि WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी पता ही होगा सबको कि जेनेवा में है। कहाँ है? तो जेनेवा में है। 47 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 49 पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तृतीय भाग में आपका मूल अधिकारों की व्यवस्था कहाँ किस भाग में है? तो तृतीय भाग में है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरे अध्याय में तीसरे भाग में आपके मूल अधिकारों को ऐड किया गया है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है और 51 नंबर क्वेश्चन है। इस दो क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में फिर से हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लेके जाएंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। कब है? तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि का मतलब कानून। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम क्या है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में सही अनुक्रम है, एक तरह से अनुच्छेद है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी टाइम से पहले मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो अगेन वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और अगले वीडियो में हम लोग इसके 52 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगेन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।